अनलिमिटेड नोट्स छापने से सिर्फ महंगाई बढ़ेगी। सेम यही कहानी देखने को मिली जब जिम्बाब्वे ने 2008 में अनलिमिटेड पैसा छापकर अपने लोगों में तकसीम किया। गवर्नमेंट ने अपने लोगों से कहा कि आप अपना गोल्ड हमारे पास रखें, इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी होगी। आप कोई भी नोट उठाकर देख लें, उस पर गवर्नर स्टेट बैंक ने एक प्रॉमिस किया हुआ है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए द गोल्ड स्टैंडर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। गोल्ड स्टैंडर्ड इतना अच्छा था तो फिर इसको रिप्लेस करके डॉलर को क्यों लाया गया? उस टाइम दुनिया का 80% सोना अमेरिका के पास था और बाकी मुल्क कर्जों में डूबे हुए थे। यहाँ पर यूएसए एक और हिस्टोरिकल डिसऑनेस्टी करता है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इस वक्त एक सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। महंगाई आसमान से बातें कर रही है, लोग बुनियादी जरूरियात की चीजें तक खरीद नहीं पा रहे हैं। ऐसे में गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा छाप कर मुल्क की गरीबी क्यों नहीं मिटाती? एक गवर्नमेंट को ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता, फिर भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही। इसका आसान सा जवाब है, हुकूमत ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि अनलिमिटेड नोट्स छापने से सिर्फ महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत कम नहीं होगी। यू कैन प्रिंट अनलिमिटेड नोट्स बट यू कांट प्रिंट वेल्थ। एक मिसाल से इस बात को समझते हैं। फर्ज करें आपके पास एक बाइक है जिसे आप बेचना चाह रहे हैं। आपने उस बाइक की कीमत 80,000 रुपए सेट की है। अगले दिन 100 लोग उस बाइक को खरीदने आते हैं। उस सूरत में आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि मेरी बाइक की तो अच्छी खासी डिमांड है, 100 लोग उसे खरीदने आए हैं, तो आप उस बाइक की कीमत बढ़ा देंगे। आप उसकी कीमत 80,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर देंगे। आप उस वक्त तक उसकी प्राइस बढ़ाएंगे जब तक कि उसकी प्राइस 99 लोगों की परचेजिंग पावर से बढ़कर सिर्फ उस एक शख्स की परचेजिंग पावर में नहीं आ जाती। दुनिया में हर चीज की प्राइस इसी सप्लाई एंड डिमांड रूल के मुताबिक सेट की जाती है। यानी किसी चीज की डिमांड ज्यादा थी तो इन्फ्लेशन बढ़ी। आप किसी सब्जी वाले के पास जाते हैं, टमाटर 117 रुपए और प्याज की कीमत 220 रुपए होती है। टमाटर सस्ता और प्याज महंगी। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास प्याज अच्छी और टमाटर खराब है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि उसकी प्रोडक्शन इतनी नहीं जितनी मार्केट में उसकी डिमांड। प्याज की कीमत सेट करने वाले ने वही किया जो आपने बाइक बेचते वक्त किया, डिमांड देखी फिर प्राइस सेट की। सेम यही कहानी देखने को मिली जब जिम्बाब्वे ने 2008 में अनलिमिटेड पैसा छापकर अपने लोगों में तकसीम किया। गवर्नमेंट को लग रहा था कि हमने अपने गरीबों का बहुत बड़ा मसला हल कर लिया है, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें अंदाजा हुआ कि उनसे कितनी बड़ी भूल हुई है। महंगाई 25 करोड़ फीसद तक बढ़ गई। लोग बुनियादी जरूरियात की चीजें लाइक ब्रेड तक खरीदने के लिए बोरियों में भर भर कर पैसे ले जाने लगे। गवर्नमेंट ने $1 मिलियन, $100 बिलियन और $100 ट्रिलियन तक के नोट छाप दिए। 2010 में आप अगर पाकिस्तानी 20 रुपए लेकर जिम्बाब्वे जाते तो आप वहाँ के करोड़पति होते। लेकिन ये बात अलग है कि आप उन पैसों से ढंग की एक कप चाय तक नहीं पी सकते। वजह बहुत सिंपल थी, आपने सर्विसेज नहीं बढ़ाई, चीजों की प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई, रिसोर्सेज अभी भी लिमिटेड थी, सिर्फ लोगों के हाथों में पैसे थमा दिए। यूं कहें कि बाइक सिर्फ एक ही है, खरीदने वाले 100 हो गए। इस टॉपिक को मजीद अच्छे से समझने के लिए हमें पैसे की इवोल्यूशन को समझना होगा। पुराने वक्तों में लोग जरूरत की चीजें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे। मसलन आपके पास पेन है और मेरे पास एक मार्कर है। आपको मार्कर चाहिए और मुझे पेन चाहिए, तो हम दोनों वो चीजें एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन अगर मुझे पेन की जगह स्केल चाहिए तो ये एक्सचेंज सिस्टम फेल हो जाता है। इस मसले को हल करने के लिए हमारे एंसेस्टर्स ने गोल्ड और सिल्वर जैसे प्रेशियस मेटल्स को इस एक्सचेंज सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया। गोल्ड और प्रेशियस मेटल देकर चीजें खरीद लेते, लेकिन यहाँ पर भी कुछ इश्यूज थे। गोल्ड को लेकर सफर करना, जो गोल्ड आपको दिया जा रहा है वो प्योर है कि नहीं ये चेक करना, वगैरह वगैरह। इसका हल ये निकला कि गवर्नमेंट ने अपने लोगों से कहा कि आप अपना गोल्ड हमारे पास रखें, इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी होगी। हम आपको एक रिसिप्ट देंगे, आप उस रिसिप्ट की बुनियाद पर पूरे मुल्क में ट्रेड कर सकते हैं। इस रिसिप्ट को प्रोमिसरी नोट भी कहते हैं, जो कि आज की डेट में पेपर मनी की शक्ल में हमारी जेबों में मौजूद है। बेसिकली इस नोट की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है। आप कोई भी नोट उठाकर देख लें, उस पर गवर्नर स्टेट बैंक ने एक प्रॉमिस किया हुआ है। बैंक दौलत पाकिस्तान हामिल हाजा को वो वैल्यू जो उस नोट पर लिखी हुई है मुतालबे पर अदा करेगा। यही वादा ही है जो एक कागज के टुकड़े को पैसा बना देता है। आपको शायद याद होगा कि आज से कुछ साल पहले ये नोट्स भी खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन जब स्टेट बैंक ने अपना वादा वापस लिया तो ये सब सिर्फ पीस ऑफ पेपर बन गए। इस वादे की इतनी वैल्यू होती है कि एक मुल्क में हर कोई इस पर ट्रस्ट करता है। यह सिस्टम विद इन अ कंट्री तो सही जा रहा है,
लेकिन इशू तब आया जब एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड शुरू किया। मसलन हमने अपने पैसे से चाइना से कोई चीज खरीदी और चाइना ने हमें अपनी करेंसी देकर हमसे कोई चीज खरीदी। लेकिन जब चाइना से मिली हुई करेंसी से हमने रशिया से कोई चीज खरीदना चाही तो रशिया वाले चाइनीज करेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पर कोई भी ऐसी करेंसी नहीं थी जिस पर सबको ट्रस्ट हो। गोल्ड और सिल्वर पर ट्रस्ट कर सकते थे, लेकिन बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड और सिल्वर एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचाना भी बहुत मुश्किल था। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए द गोल्ड स्टैंडर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। इस स्टैंडर्ड में हर कंट्री की करेंसी को गोल्ड से अटैच किया गया। इस बात को आसान लफ्जों में समझ लेते हैं। फर्ज करें पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि 1 ग्राम सोने की कीमत 285 पाकिस्तानी रुपीज है। मतलब ये कि कोई भी 285 रुपए लाके 1 ग्राम गोल्ड और 1 ग्राम गोल्ड लाके 285 रुपए हमसे ले सकते। लाइकवाइज अमेरिका ने अनाउंस किया कि 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू $1 है। कोई भी आके हमें $1 दे तो बदले में हम उसे 1 ग्राम गोल्ड देंगे एंड वाइस वर्सा। 1 ग्राम गोल्ड $1 के और 285 रुपए 1 ग्राम गोल्ड के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली $1 पाकिस्तानी 285 रुपए के बराबर हुए। इस ट्रेड के बाद दोनों कंट्रीज को कोई इशू नहीं, क्योंकि दोनों की करेंसी गोल्ड के साथ अटैच थी और किसी भी वक्त उस करेंसी को गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता था। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो करेंसी आप ट्रेड करके कलेक्ट कर रहे हैं, जिस दिन आप उसे गोल्ड में बदलने जाए तो मालूम हो कि अगली कंट्री के पास उतना गोल्ड है ही नहीं। इस मसले को काउंटर करने के लिए ये रूल बनाया गया कि एक कंट्री उतने ही करेंसी छाप सकती है जितना उस कंट्री के पास गोल्ड, ताकि अगर कोई कंट्री करेंसी वापस करके गोल्ड लेना चाहे तो दूसरी कंट्री इस पोजीशन में हो कि वो करेंसी के बदले गोल्ड दे सके। इस तरह से कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करने लगे। मीडियम करेंसी था पर ट्रेड की बुनियाद गोल्ड। अब आपके जहन में एक सवाल उठेगा कि गोल्ड स्टैंडर्ड इतना अच्छा था तो फिर इसको रिप्लेस करके डॉलर को क्यों लाया गया? इसका जवाब जानने के लिए हमें तारीख के समंदर में गोताज़न होना पड़ेगा। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो बहुत से मुल्कों को अपने सर्वाइवल की जंग लड़ने के लिए बल्क में वेपन्स खरीदने पड़े। अमेरिका सबसे बड़ा वेपन एक्सपोर्टर था। चूँकि ट्रेड की बुनियाद गोल्ड था, इसलिए वेपन की मद में सारे गोल्ड का फ्लो अमेरिका की तरफ होने लगा। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा। ट्रेड करने के लिए बेस गोल्ड था और तकरीबन वर्ल्ड का सारा गोल्ड यूएसए के पास। बाकी मुल्कों ने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए कोशिश शुरू की और धीरे धीरे संभलने लगे। इतने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज हुआ, द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इस बार लिटरली कंट्रीज कर्जों में डूब गई। अमेरिका ने खूब हथियार बेचे, इतने हथियार बेचे कि एक अंदाजे के मुताबिक उस टाइम दुनिया का 80% सोना अमेरिका के पास था और बाकी मुल्क कर्जों में डूबे हुए थे। अब ऐसे में गोल्ड स्टैंडर्ड की बुनियाद पर तो ट्रेड होना नहीं था, क्योंकि बाकियों के पास सोना था ही नहीं। इस मसले से बाहर निकलने के लिए 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इस मीटिंग में ये फैसला लिया जाता है कि आइंदा से तिजारत डॉलर्स में की जाएगी। अब डॉलर्स में ही क्यों? वो इसलिए कि उस वक्त एक अमेरिका के पास ही गोल्ड का सबसे बड़ा रिजर्व। यूएसए गवर्नमेंट गोल्ड वैल्यू के डॉलर्स बना के पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट कर सकता था। और उसी दिन ही यूएसए गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया कि दुनिया का कोई भी शख्स यूएसए गवर्नमेंट से डॉलर देके गोल्ड और गोल्ड देके डॉलर ले सकता है। उन्होंने 1 आउंस गोल्ड की कीमत $35 सेट की। यहाँ ये बात तो तयशुदा है कि हर कंट्री किसी न किसी रिसोर्स या सर्विस में बेहतर होती है। तो हुआ ये कि मुख्तलिफ कंट्रीज अपने रिसोर्सेज और सर्विसेज की मद में यूएसए से डॉलर्स लेने लगे और डॉलर को रिजर्व करेंसी बनाने लगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि डॉलर को किसी भी वक्त गोल्ड में बदला जा सकता है। इस तरह धीरे धीरे डॉलर हर कंट्री की रिजर्व करेंसी बनने लगा और साथ ही साथ इसने अपने आप को ग्लोबल करेंसी की पोजीशन पर विराजमान किया। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अमेरिका और वियतनाम की जंग शुरू होती है। इस जंग में यूएसए की इकोनॉमी भी डूबने लगी। अब अमेरिका ने यहाँ पर चीटिंग शुरू की। खुद को इकोनॉमिकल क्राइसिस से बचाने के लिए अमेरिका ने अवेलेबल रिजर्व गोल्ड से बढ़कर डॉलर्स की प्रिंटिंग शुरू कर दी। डॉलर का बेस यानी गोल्ड को सिरे से हटा दिया गया। मीनवाइल दुनिया की बाकी कंट्रीज की इकोनॉमी भी सुधरने लगी। तो हुआ यूं कि 1965 में चार्ल्स डी गैलियो, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने शिप के जरिए अमेरिका को डॉलर्स दिए और उसके बदले गोल्ड को फ्रांस वापस लाया गया। देखते देखते बाकी कंट्रीज भी यही करने लगी। अब जाहिर है गोल्ड से ज्यादा डॉलर छापे गए थे, तो ऑटोमेटिकली
अमेरिका के गोल्ड रिजर्व कम होने लगे और उनके पास डॉलर्स की शक्ल में सिर्फ कागज बचने लगे, क्योंकि उसको बैक सपोर्ट देने वाला गोल्ड मुसलसल खत्म होता जा रहा था। यहाँ पर यूएसए एक और हिस्टोरिकल डिसऑनेस्टी करता है। 1971 में यूएसए के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को गोल्ड की लिंक से हटा दिया। ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इसका मतलब ये था कि अब गोल्ड को डॉलर और डॉलर को गोल्ड में बदला नहीं जा सकता। तारीख इसे निक्सन शॉक के नाम से भी जानती है। बाकी कंट्रीज के पास डॉलर अभी भी रिजर्व करेंसी के तौर पर था, इसलिए मजबूरन उन्हें डॉलर्स में ही ट्रेड करना पड़ा। इस तरह डॉलर ग्लोबल करेंसी के तौर पर इमर्ज हुआ। तब से यूएसए जब मन चाहे मुसलसल डॉलर्स छापते ही चला जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक साल 2020 में सिर्फ 3 महीनों में अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने $3 ट्रिलियन इकोनॉमी में इंजेक्ट किए। ये इतनी बड़ी रकम है कि जिससे आप पूरे यूके में एक साल के अंदर बनने वाले तमाम गुड्स को खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा, अगर अमेरिका मुसलसल डॉलर छापे ही जा रहा है तो वहाँ पर क्यों हाइपर इन्फ्लेशन देखने को नहीं मिली, जिस तरह जिम्बाब्वे और वेनेजुएला में देखने को मिली थी। कुछ वजूहात की बिना पर यूएसए में हाइपर इन्फ्लेशन देखने को नहीं मिलती, बल्कि सरप्राइजिंगली इन्फ्लेशन रेट 2.5 to 8.6% तक ही टिका रहता है। सबसे पहले जिम्बाब्वे और वेनेजुएला के केस में सारा पैसा उसी मुल्क में ही रहा। रिसोर्सेज और सर्विसेज दोनों लिमिटेड थे, जो कि हाइपर इन्फ्लेशन की वजह बनी। जबकि यूएसए के केस में ऐसा नहीं है। अमेरिका का सारा पैसा अमेरिका में नहीं रहता। इनफैक्ट ये पैसे बाकी कंट्रीज की इकोनॉमी में इंजेक्ट होते रहते हैं। क्योंकि डॉलर वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है, इसलिए इन्फ्लेशन डिसिपेट होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको ये जान के हैरानी होगी कि 2021 में अमेरिका का डेब्ट 29.6 ट्रिलियन डॉलर तक गया था, जो कि सरप्राइजिंगली उनकी जीडीपी का 123% बनता है। यानी अमेरिका एक साल में जितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है उससे 123 गुना ज्यादा उन पर कर्जा है, लेकिन उन्हें कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि जो करेंसी यूएसए दुनिया से उधार ले रही है वो उनकी अपनी करेंसी है, जिसे वो किसी भी टाइम प्रिंट करके वापस कर सकते हैं, जिस तरह एक फोटोकॉपी वाला किसी पेज की कॉपी निकालता है। अमेरिकन इकोनॉमी तभी बर्बाद हो सकती है अगर कोई न्यू करेंसी ग्लोबल रिजर्व करेंसी के तौर पर इमर्ज हो, जिसका फिलहाल कोई चांस नहीं। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हम इस तरह के कम्प्लेक्स टॉपिक्स को आपके लिए सिंपल बनाकर पेश करते रहें। अल्लाह ने के बाद।